को बता देता हूं कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो 3 स्टेप्स को कंप्लीट किया था उसमें से हमारा पहला स्टेप था आइसोलेशन ऑफ टोटल सेल डीएनए। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद सेकंड नंबर के स्टेप में हमने आइसोलेटेड जीनोमिक डीएनए पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को अप्लाई करके डीएनए के बहुत सारे छोटे बड़े फ्रैगमेंट्स जनरेट किए और उन डीएनए के फ्रैगमेंट्स में से कोई एक ऐसा डीएनए फ्रैगमेंट है जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, आपका डिजायर्ड जीन है। तो फिर आपने क्या किया, आपने सभी डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेपरेटेड किया विद द हेल्प ऑफ एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और उसके बाद आपने अपने डीएनए को यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट किया। अब आगे क्या होने वाला है तो मैं आपको बता देता हूं कि आगे की जो भी प्रोसेस है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि आगे अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि आपने एक जीन को आइसोलेट कर लिया है, आपने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट कर लिया है तो उसके बेसिस पर आप रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया तैयार कर लेंगे। देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी हमारी असल जिंदगी की तरह है और एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूं कि आपसे 100-150 मीटर दूर एक लड़का खड़ा हुआ है जिसको आपको एक कंकड़ या पत्थर फेंक कर मारना है। तो क्या यह प्रोबेबिलिटी होगी कि आप एक छोटा सा कंकड़ उठाएंगे, उसको फेंक कर मारेंगे और वो आपके टारगेट को यानी कि उस लड़के को लग जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको उसको एक कंकड़ या पत्थर मारना है तो आपको क्या करना होगा, आपको बहुत सारे 100-150-200 कंकड़ पत्थरों को इकट्ठा करना होगा, उसको अपनी मुट्ठी में लेना होगा और फिर जोर से फेंक कर मारना होगा, तब जाकर आपके टारगेट को उन 100-200 पत्थरों में से 100-200 कंकड़ों में से एक कंकड़ होगा जो टच करेगा। यानी कि यह प्रोबेबिलिटी है कि बहुत सारे कंकड़ों को फेंकने पर 1, 2, 4 कंकड़ जो है वो उस लड़के को लग पाएंगे, क्योंकि कंकड़ बहुत छोटे हैं और आपका टारगेट जो है वो बहुत दूरी पर खड़ा हुआ है। एग्जैक्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी एक आइसोलेटेड जीन को आप लेकर रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया नहीं बना सकते, यानी कि एक आइसोलेटेड जीन को एक वेक्टर डीएनए के साथ लाइगेट कर दिया जाए और वो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो सक्सेसफुली एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर चुपचाप चला जाए और उसको रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म तैयार करा दे। ये ऐसा नहीं होने वाला, बिकॉज इट इज अ रैंडम प्रोसेस। आपने जो एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट कर लिया है उसकी आपको मिलियंस बिलियंस ऑफ कॉपी प्रोड्यूस करना होगी, यानी आपको एक जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी आइडेंटिकल कॉपीज बनानी होंगी। फिर इन आइडेंटिकल कॉपीज जो आप तैयार करेंगे इनको बहुत सारे वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल के साथ क्या करना होगा, लाइगेट, तब जाकर ये प्रोबेबिलिटी होगी कि कुछ वेक्टर डीएनए उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने साथ सक्सेसफुली लाइगेट कर पाएंगे और कुछ नंबर्स में ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन पाएंगे। जब आप हजारों पर अप्लाई करेंगे तब कुछ ही डीएनए ऐसे होंगे, वेक्टर डीएनए, जो लाइगेट कर पाएंगे सक्सेसफुली आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को। और जब आप बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को बैक्टीरियल होस्ट के साथ अप्लाई करेंगे तब जाकर कुछ बैक्टीरियल होस्ट ही सक्सेसफुली रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को रिसीव कर पाएंगे और वो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बन पाएंगे। तो ये एक रैंडम प्रोसेस है, यानी कि आप एक चीज समझ चुके हैं कि आपको अब क्या करना है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने आइसोलेट किया है आपको उसको एम्पलीफाइड करना है और इस काम के लिए हम यूज करेंगे एक टेक्निक का जिसका नाम होगा पीसीआर। तो हमारा 4th नंबर स्टेप क्या होगा, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। और आज के ही लेक्चर में हम 5th नंबर स्टेप को भी कंप्लीट करेंगे जो एक छोटा सा स्टेप है कि जब आप पीसीआर से बहुत सारे नंबर ऑफ जीन, आइडेंटिकल कॉपी ऑफ जीन प्रोड्यूस कर लेंगे तो उनका आप लाइगेशन किससे कर सकते हैं, वेक्टर डीएनए से, और फाइनली कंस्ट्रक्ट किससे कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को। तो आज के इस लेक्चर में हमें 2 स्टेप्स को कंप्लीट करना है, स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को बिना स्किप किए। आपको पूरे लेक्चर को, कंप्लीट लेक्चर को आखिरी तक देखना है, तब जाकर आप इस प्रोसेस को समझ पाएंगे। तो हमारा स्टेप नंबर 4 क्या होगा, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पीसीआर क्या होता है। पीसीआर क्या होता है, ये नाम जो आपको दिखाई दे रहा है पीसीआर, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। पीसीआर को हम क्या कहते हैं, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। और पीसीआर एक ऐसी मशीन है जैसी कि एक फोटोकॉपी मशीन होती है। आपने अपनी लाइफ में कई बार ऐसा देखा होगा कि आप एक A4 साइज के पेपर को लेकर जाते हैं जिसमें कुछ लिखा होता है, आपके नोट्स वगैरह,
और एक फोटोकॉपी मशीन में जब आप उसको लगाते हैं, जेरोक्स मशीन में जब आप उसको लगाते हैं, तो वो मशीन जो है वो उस पेज की आइडेंटिकल कॉपीज आपको प्रोड्यूस करके दे देती है और आप जितनी चाहें उतनी आइडेंटिकल कॉपी जेरोक्स मशीन से प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जैक्टली पीसीआर भी कुछ ऐसी ही एक मशीन है जिसकी हेल्प से आप किसी डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट को या किसी भी डीएनए के फ्रैगमेंट को मिलियंस बिलियंस आइडेंटिकल कॉपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आप एक डीएनए फ्रैगमेंट से लार्ज स्केल पर, ग्रैंड स्केल पर मिलियन बिलियन कॉपी उसकी आइडेंटिकल क्लोन कॉपीज क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पीसीआर को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं कि ये एक्चुअली में बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम लार्ज स्केल पर या ग्रैंड स्केल पर डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं और किसी डीएनए फ्रैगमेंट की आइडेंटिकल बहुत सारी कॉपीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस टेक्निक को 1985 में कैरी मुलिस नाम के एक साइंटिस्ट ने इन्वेंटेड किया था। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि कई बार कैरी मुलिस का नाम एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि पीसीआर इन्वेंटेड किसने किया, 1985 में कैरी मुलिस ने। जबकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी नाम कई बार एग्जामिनेशन में आता है और वहां पर आपको एलेक जेफरी का नाम याद रखना है। तो कैरी मुलिस ने पीसीआर किया था और एलेक जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को इन्वेंटेड किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीसीआर में डीएनए का एप्लीकेशन होता है और हम किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट की बहुत सारी आइडेंटिकल कॉपी प्रोड्यूस कर सकते हैं। पर हमारी बॉडी में भी डीएनए का एप्लीकेशन होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो हम कंपेयर करेंगे, हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हमारी बॉडी के अंदर होने वाले डीएनए एप्लीकेशन का, यानी कि नेचुरल इन विवो कंडीशन में होने वाले डीएनए एप्लीकेशन का, किससे, इन विट्रो या पीसीआर मशीन में होने वाले डीएनए एप्लीकेशन से। तो आपकी बॉडी के अंदर डीएनए एप्लीकेशन जब होता है तब आपको कौन से केमिकल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, और आपकी बॉडी के बाहर जब आप पीसीआर मशीन में डीएनए का एप्लीकेशन करते हैं तो किन केमिकल इंग्रेडिएंट्स की आपको जरूरत होती है, ये कंपैरिजन अब हम करने वाले हैं ताकि आपको आगे चलकर पीसीआर की जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, वो प्रॉपर वे में समझ में आ सके। तो चलिए नेचुरल या इन विवो डीएनए एप्लीकेशन का कंपैरिजन करेंगे हम इन विट्रो या पीसीआर में होने वाले डीएनए एप्लीकेशन से। और सबसे पहला कंपैरेटिव पॉइंट होगा एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। तो हम सभी जानते हैं कि जब हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो एक प्रिंसिपल एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज, जिसको हम डीएनएपी भी कहते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज हमारी बॉडी में, हम यूकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, सिग्मा और एक होता है एप्सिलॉन। तो ये 5 डिफरेंट टाइप के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आपके बॉडी के अंदर आपकी सेल्स के डीएनए को रेप्लिकेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं पीसीआर की, यानी कि इन विट्रो कंडीशन में, लैबोरेटरीज में जब हम पीसीआर की हेल्प से डीएनए को रेप्लिकेट करेंगे तो वहां पर हम हमारी बॉडी के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज नहीं कर सकते, एक ऑर्डिनरी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज नहीं कर सकते, बल्कि आपको एक ऐसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जो थर्मोस्टेबल हो, हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकता हो। क्योंकि पीसीआर एक ऐसी मशीन है जिसको हम कॉमनली थर्मल साइक्लर कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मल साइक्लर। और इस मशीन की जो खासियत है वो ये कि इसके अंदर हम टेम्परेचर को बहुत ही कम समय में मेंटेन कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। यानी कि जब आप इस मशीन के बारे में पढ़ेंगे, पीसीआर के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये मशीन 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को विद इन सेकेंड्स अपने अंदर क्या कर सकती है, मेंटेन कर सकती है। और कुछ ही सेकंड में ये टेम्परेचर को चेंज करके कहां पर ला सकती है, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर। और फिर कुछ ही सेकंड में टेम्परेचर को कहां पर ला सकती है, 72 डिग्री सेल्सियस पर। उस तरीके से इस मशीन के अंदर टेम्परेचर जो है वो वेरिएशंस चलता रहता है। और हाईएस्ट टेम्परेचर क्या हो सकता है इस मशीन के अंदर, 95 डिग्री सेल्सियस। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी प्रोसेस है इस मशीन के अंदर डीएनए को रेप्लिकेट करने की, उसमें 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर
हमें मेंटेन करना होता है डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को आपस में एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो अभी आप एक चीज याद रखिए कि इस मशीन के अंदर 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी मेंटेन किया जाता है, और इस टेम्परेचर पर अगर आप अपने बॉडी के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, डीनेचर्ड हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो आपको एक ऐसे एंजाइम की जरूरत है जो पीसीआर के अंदर 95 डिग्री सेल्सियस जैसे हाई टेम्परेचर पर भी सरवाइव कर सके और उसका डीनेचुरेशन ना हो, उसका विकृतीकरण ना हो, वो खराब ना हो। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने पीसीआर में यूज किया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को, जो कि थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज। तो ये नाम आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पीसीआर में इनमें से कौन सा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम या कौन सा थर्मोस्टेबल एंजाइम जो है वो यूज किया जाता है। तो वहां पर आंसर होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में टैक पॉलीमरेज। क्लियर? अच्छा, टैक पॉलीमरेज भी एक डीएनए पॉलीमरेज है, ये भी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज करता है, न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है, लेकिन इसकी खासियत कि ये थर्मोस्टेबल है। ये 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। और इसको हमने आइसोलेटेड किया एक ऐसे बैक्टीरिया से जो एक एक्सट्रीमोफाइल बैक्टीरिया है, एक हाइपर थर्मोफाइल बैक्टीरिया है, जिसका नाम था थर्मस एक्वाटिकस। और थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया को हमने कहां से आइसोलेट किया, तो एक येलोस्टोन नेशनल पार्क है, एक जगह है येलोस्टोन नेशनल पार्क, जिसका जिक्र मैं आपसे बायोडाइवर्सिटी में करूंगा। यहां पर हॉट स्प्रिंग्स इकोसिस्टम से, हॉट स्प्रिंग इकोसिस्टम से हमने आइसोलेट किया थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया को, क्योंकि ये बैक्टीरिया ऐसे झरने में रहता था जहां का टेम्परेचर 90 to 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और वहां से इस बैक्टीरिया को आइसोलेट करके हमने देखा कि इसके अंदर क्या कारण है कि डीएनए रेप्लिकेट हो सकता है, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए को रेप्लिकेट कर सकता है। तो हमें पता चला कि इसके पास टैक पॉलीमरेज एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकता है और डीएनए को रेप्लिकेट कर सकता है। और हमने फाइनली इस एंजाइम को यूज किया पीसीआर मशीन में अपने डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। बॉडी के अंदर हम ऑर्डिनरी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करते हैं, जबकि पीसीआर में स्पेसिफिक डीएनए पॉलीमरेज, एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को हम यूज करते हैं, जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज। अगली चीज हम कंपेयर करेंगे ट्राइमर्स को लेकर। अच्छा, आप में से ये सभी को पता होगा, आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस चैप्टर को पढ़ा होगा और आपको डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में ऑलरेडी जानकारी होगी। तो डीएनए रेप्लिकेशन में कोई भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्यों ना हो, चाहे वो यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो या वो पीसीआर में यूज होने वाला टैक पॉलीमरेज ही क्यों ना हो, कोई भी ऐसा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नेचर में नहीं है जो डीएनए का सिंथेसिस बिना प्राइमर की हेल्प से कर सके। यानी कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए क्या रिक्वायर्ड करते हैं, किनकी जरूरत पड़ती है, हमें प्राइमर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इट इज नॉट अ डेनोवो सिंथेसिस। एक वर्ड में यूज कर रहा हूं, डेनोवो। कोई भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए का सिंथेसिस जो है वो बिना प्राइमर की हेल्प से नहीं कर सकता। यानी कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो डेनोवो सिंथेसिस नहीं कर सकते, उनको किसकी जरूरत होती है, प्राइमर की। तो जब आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड होती हैं, पेरेंटल डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड होती हैं, उनके कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड को बनाने के लिए एक लीडिंग बनेगी, एक लैगिंग बनेगी। आपने पढ़ा होगा डीएनए रेप्लिकेशन में लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड, ये न्यूली सिंथेसाइज दो स्ट्रैंड होती हैं जो पैरेंटल स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसाइज होती हैं नेचुरल डीएनए रेप्लिकेशन के समय। तो लीडिंग और लैगिंग दोनों न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड को बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, प्राइमर की। तो वो प्राइमर किसके बने होते हैं, आरएनए के बने होते हैं। तो लिटरली प्राइमर कुछ नहीं होते हैं, ये एक्चुअली में ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं। यानी कि एक छोटा सा आरएनए का टुकड़ा होता है जिसमें कुछ 150 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और ये टुकड़ा किससे अटैच हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्ड हो जाता है पैरेंटल स्ट्रैंड से, और फिर 3 प्राइम एंड पर नए न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज करना क्या कर देता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम स्टार्ट कर देता है। तो लीडिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए जो प्राइमर की जरूरत पड़ती है वो एक ही होता है हमारी बॉडी में, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड के लिए एक से ज्यादा आरएनए प्राइमर रिक्वायर्ड होते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो आप फिलहाल इतना याद रखिए कि नेचुरल कंडीशंस में बॉडी के अंदर
जब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है तो आरएनए प्राइमर रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। बट पीसीआर के अंदर जब हम डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं तो हम डीएनए प्राइमर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डीएनए प्राइमर। एक्चुअली में डीएनए प्राइमर का यूज करने के पीछे एक रीजन ये है कि हम प्रोसेस को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं चाहते। ऑलरेडी प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, बॉडी के बाहर डीएनए को रेप्लिकेट करना इतना आसान काम नहीं है। लाखों रुपए की मशीन की जरूरत होगी जिसको आप पीसीआर कहेंगे, बहुत एक्सपेंसिव केमिकल्स की जरूरत होगी। तो हम नहीं चाहते कि हम आरएनए प्राइमर को यूज करें, क्योंकि आरएनए प्राइमर को अगर आप यूज करेंगे तो आपको फाइनली प्रोसेस के एंड में आपको इन प्राइमर को रिमूव भी कराना होगा, फिर आपको जो मिसिंग न्यूक्लियोटाइड है उनको सिंथेसाइज करना होगा। तो प्रोसेस क्या हो जाएगी? और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग। इसलिए हम लोग लेबोरेटरी में जब पीसीआर की हेल्प से डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं तो प्राइमर यूज करते हैं, डीएनए प्राइमर, ताकि बाद में प्रोसेस के एंड में इनको रिमूव करने की जरूरत ना पड़े। और दो प्राइमर यहां पर यूज होते हैं, एक रिवर्स प्राइमर और दूसरा फॉरवर्ड प्राइमर। तो ये आपको आगे समझ में आ जाएगा कि रिवर्स और फॉरवर्ड प्राइमर क्या होते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं प्रोसेस ऑफ पीसीआर आपको पढ़ाऊंगा। तो दो प्राइमर्स आपको चाहिए पीसीआर के लिए, एक रिवर्स और एक फॉरवर्ड, और दोनों ही कैसे होने चाहिए? डीएनए प्राइमर्स। क्लियर? चलिए, हर साइकिल में आपको एक एक प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, रिवर्स और फॉरवर्ड। फिर जितनी नंबर ऑफ साइकिल आप कंप्लीट कराएंगे पीसीआर में उतने नंबर ऑफ प्राइमर्स आपको ऐड करने होंगे प्रोसेस के शुरुआत में। अगला मैं आपको कंपैरिजन लेकर चल रहा हूं डीएनटीपीज। अब डीएनटीपीज क्या है? तो ये तो रॉ मटेरियल है। आप जब अपनी बॉडी के अंदर सेल्स में डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं तो आपने पढ़ा हुआ है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर बेसिस वाले चैप्टर में, कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो न्यूक्लियोटाइड रिक्वायर्ड होते हैं वो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं, यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। पर जो न्यूक्लियोटाइड डीएनए में पॉलीमराइज होते हैं, जो डीएनए की मोनोमेरिक यूनिट्स हैं, वो तो मोनोफॉस्फेट हैं, यानी कि न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। तो लिटरली इसका कंसेप्ट क्या है मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। हमारी बॉडी के अंदर जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो हमें बहुत सारे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की जरूरत होती है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड ही डीएनए के मोनोमर्स हैं जो पॉलीमराइज होकर न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेंगे। पर जो न्यूक्लियोटाइड हम यूज करते हैं बॉडी के अंदर वो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमीन ट्राइफॉस्फेट। तो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड को हम इसलिए यूज करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को रेप्लिकेशन के लिए यूज किया एज अ न्यूक्लियोटाइड, तो इसमें से दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो ब्रेक हो जाएंगे, निकल जाएंगे। दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होंगे? टूट जाएंगे पॉलीमराइजेशन के पहले ही, और फिर क्या बचेगा? केवल एक फॉस्फेट, यानी कि डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ट्राइफॉस्फेट हम इसलिए यूज करते हैं ताकि दो फॉस्फेट बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से, दो फॉस्फेट जब रिमूव होंगे तो दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, और दो बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी की हेल्प से ही रिमेनिंग कंपाउंड यानी कि मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड जो है वो पॉलीमराइज हो पाएगा। तो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आपने न्यूक्लियोटाइड को यूज किया ताकि दो फॉस्फेट ब्रेक हो, दो बॉन्ड ब्रेक हो, उससे एनर्जी निकले और उस एनर्जी से रिमेनिंग कंपाउंड जो होगा डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट वो पॉलीमराइज हो पाएगा। सिमिलरली पीसीआर में भी डीएनए रेप्लिकेशन में जब न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होंगे तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और यहां पर भी आप जो यूज करेंगे न्यूक्लियोटाइड वो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ही करेंगे। बिल्कुल एज इट इज, जैसा आप अपनी बॉडी के अंदर कर रहे हैं वैसा ही हमें पीसीआर के अंदर भी फॉलो करना है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड का जो मिक्सचर हम यूज करते हैं पीसीआर में वो किस फॉर्म में होता है? ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होता है। अगला कंपैरिजन हम देखें Mg++ आयंस। हमारी बॉडी के अंदर जब डीएनए का रेप्लिकेशन हम करते हैं तो हमें Mg++ आयंस की जरूरत पड़ती है एज अ कोफैक्टर। तो हमारी बॉडी में जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो कुछ कोफैक्टर रिक्वायर्ड करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे मेटालिक आयंस जो डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी शो करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आपने बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर को जरूर पढ़ा होगा और वहां पर हमने पढ़ा हुआ है कि कोफैक्टर एक्चुअली में कुछ ऐसे नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं जो एंजाइम के साथ जुड़कर एंजाइम की एक्टिविटी को फास्ट कर देते हैं।
और कई एंजाइम जो अपने कोफैक्टर्स रखते हैं वो अपने कोफैक्टर के बिना अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर सकते। तो डीएनए पॉलीमरेज भी एक ऐसा ही एंजाइम है जिसको आप एपो एंजाइम कहेंगे, जो अपने कोफैक्टर के साथ जुड़कर क्या बनाएगा, होलो एंजाइम, और फिर वो अपनी एक्टिविटी को शो करेगा। अगर किसी कोफैक्टर के फॉर्म में हम मेटालिक आयंस को यूज कर रहे हैं तो ऐसे कोफैक्टर्स को हम क्या कहेंगे, मेटालिक एक्टिवेटर्स, बिकॉज द कोफैक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप। ये कोएंजाइम भी हो सकते हैं, ये मेटालिक एक्टिवेटर्स भी हो सकते हैं, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज का कोफैक्टर क्या है, आयन है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, मेटालिक एक्टिवेटर। तो मेटालिक एक्टिवेटर Mg++ आयंस के बिना डीएनए पॉलीमरेज अपनी एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर शो नहीं कर सकता। एज इट इज पीसीआर में भी आप टैक पॉलीमरेज एंजाइम की एक्टिविटी को प्रॉपरली परफॉर्म कराने के लिए Mg++ आयंस को एडिशनली क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहां भी Mg++ की जरूरत है और बॉडी के अंदर भी Mg++ आयंस की जरूरत है, क्योंकि ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, एज अ कोफैक्टर। अगला कंपैरिजन हम लेते हैं पेरेंटल डीएनए का। जब आपकी बॉडी के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो कौन सा डीएनए रेप्लिकेट होता है, आपकी बॉडी सेल्स में जो ऑलरेडी पहले से डीएनए है, यानी कि पेरेंटल डीएनए, वो अपना सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन करता है और डीएनए का मॉलिक्यूल 1 से 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। यही पढ़ा हुआ है आपने। तो पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल कि दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करती हैं और उनके कॉम्प्लीमेंट्री लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है। एग्जैक्ट बोल रहा हूं मैं, यही पढ़ा है आपने डीएनए रेप्लिकेशन में। बिल्कुल ऐसा ही होगा पीसीआर में भी। पीसीआर में भी आपको जिस भी डीएनए को रेप्लिकेट करना है उस डीएनए का नैनोग्राम अमाउंट यानी थोड़ा सा अमाउंट आपको यूज करना होगा, रिएक्शन की स्टार्टिंग में आपको लेना होगा, और फिर जो भी डीएनए का मॉलिक्यूल आप लेते हैं वही अपना आइडेंटिकल रेप्लिकेशन करके अपनी बहुत सारी कॉपीज क्या करता है, जनरेट करता है। तो दोनों ही जगहों पर आपको पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल एज अ टेम्पलेट लेना होगा। चलिए, अब आप जब बॉडी के अंदर डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं तो वहां पर आप जानते हैं कि आपका डीएनए इस तरीके से डबल हेलिकल्ड होता है। दोनों स्ट्रैंड आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्ड होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से जुड़ी होती हैं, और आप दोनों स्ट्रैंड को अनबाइंडेड करने के लिए एक एंजाइम का यूज करते हैं जिसका नाम होता है हेलिकेज। यह एंजाइम क्या करता है, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से सेपरेट कर देता है, क्योंकि ये डीएनए की दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक कर देता है। तो हमारी बॉडी में तो डीएनए को अनबाइंड करने के लिए आप हेलिकेज का यूज करते हैं, लेकिन पीसीआर में डीएनए को अनबाइंड करने के लिए आप किसी एंजाइम का यूज नहीं करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, पीसीआर के अंदर हमारी पूरी कोशिश यही होगी कि प्रोसेस को जितना हो सके उतना कम कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाए, जितना हो सके उतना कम एंजाइम का यूज किया जाए। डीएनए पॉलीमरेज का सब्स्टिट्यूट तो हमने टैक पॉलीमरेज ले लिया, पर अब हम नहीं चाहते कि हम और एडिशनली एंजाइम्स को यूज करें। इसलिए पीसीआर में डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को अनबाइंड करने के लिए, डीएनए को डीनेचर्ड करने के लिए हम टेम्परेचर का यूज करते हैं। इसलिए यहां पर प्रोसेस क्या होगी, थर्मल डीनेचुरेशन, जिसमें आप 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को पीसीआर मशीन के अंदर कुछ सेकंड के लिए मेंटेन करते हैं, जिससे डीएनए की दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं इस तरीके से। तो यह कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ चुका होगा कि बॉडी के अंदर डीएनए का डीनेचुरेशन हम कैसे करते हैं, हेलिकेज एंजाइम की हेल्प से, बट पीसीआर में डीएनए का डीनेचुरेशन थर्मल होता है, यानी कि टेम्परेचर की हेल्प से। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं। अभी तक टोटल हमने 3 ऐसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को डिस्कवर्ड कर लिया है, आइसोलेटेड कर लिया है, प्यूरिफाइडेड कर लिया है, जो थर्मोस्टेबल है। यानी कि अपने दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए कि इकलौता एंजाइम टैक पॉलीमरेज ही है जो पीसीआर में यूज होता है। पीसीआर में टैक पॉलीमरेज के अलावा हम और भी 2 एंजाइम को यूज कर सकते हैं, क्योंकि आज तक की डेट पर हमने 3 ऐसे एंजाइम को प्यूरिफाइड कर लिया है जो थर्मोस्टेबल है, और वो है टैक पॉलीमरेज जो ऑलरेडी आप जानते हैं, उसके अलावा पीएफयू पॉलीमरेज एंड वेंट पॉलीमरेज। आपको मैं बताना चाहता हूं कि टैक पॉलीमरेज के कंपैरिजन में पीएफयू और वेंट पॉलीमरेज जो है वो ज्यादा एफिशिएंट एंजाइम है, थर्मोस्टेबल होने के साथ ज्यादा एफिशिएंट है, और पीसीआर में अगर आप इनको यूज करते हैं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है, क्योंकि ये दोनों एंजाइम पीएफयू और वेंट पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी भी रखते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रूफ रीडिंग, तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन चल रहा होता है तो किसी पेरेंटल स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं,
डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमराइज होते हैं कुछ इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि ये एक पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये एक क्या है, यहां पर आप देख लीजिए एक, यहां पर 3 to 5 स्ट्रैंड को मैं मान लीजिए पेरेंटल बोल देता हूं। ये 3 to 5 स्ट्रैंड क्या है, पेरेंटल। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यू स्ट्रैंड पॉलीमराइज हो रही है वो 5 to 3 होगी। ए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या पॉलीमराइज हो गया, टी, बिल्कुल सही है। जी के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पॉलीमरेज ने किसको पॉलीमराइज कर दिया, सी को। ए के कॉम्प्लीमेंट्री किसको कर दिया, टी को। पर कई बार ऐसा हो सकता है कि मिसमैच पेयरिंग हो सकती है, यानी कि आप देख सकते हैं कि पेरेंटल स्ट्रैंड पर टी है पर इसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पॉलीमरेज ने पॉलीमराइज किसे कर दिया, गलती से साइटोसिन को, सी को। एंड ये तो गलत चीज हो जाएगी, मिसमैच पेयरिंग हो जाएगी। तो कुछ डीएनए पॉलीमरेज ऐसे होते हैं जो प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, उनमें से एक है पीएफयू एंड वेंट पॉलीमरेज। हमारी बॉडी के अंदर तो जो डीएनए पॉलीमरेज करते हैं काम वो डेफिनेटली प्रूफ रीडिंग करते हैं, बट टैक पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग नहीं करता। वेंट पॉलीमरेज और पीएफयू पॉलीमरेज जो है वो प्रूफ रीडिंग करते हैं। इसका मतलब कि अगर धोखे से गलती से कोई मिसमैच पेयरिंग हो जाती है तो ये एंजाइम गलत न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह पर सही न्यूक्लियोटाइड को क्या करते हैं, पॉलीमराइज कर देते हैं। तो हमारा जो टैक पॉलीमरेज एंजाइम है वो एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो प्रूफ रीडिंग नहीं कर सकता, लेकिन पीएफयू याद रखिए और वेंट पॉलीमरेज ये दोनों ऐसे थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं। और प्रूफ रीडिंग के पीछे का कॉन्सेप्ट केवल इतना होता है कि अगर किसी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के पास, अगर किसी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के पास 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है तो इसका मतलब यही होगा कि वो प्रूफ रीडिंग कर सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि नया न्यूक्लियोटाइड किस एंड पर पॉलीमराइज होता है, 3 प्राइम एंड पर। अब मान लीजिए कि पीएफयू और वेंट पॉलीमरेज एंजाइम के पास 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है, 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इसका मतलब होगा कि ये 3 प्राइम एंड से न्यूक्लियोटाइड को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो जब गलत न्यूक्लियोटाइड यहां पर पॉलीमराइज हो गया था तो उन्होंने क्या किया, 3 प्राइम एंड पर इस गलत न्यूक्लियोटाइड को एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से रिमूव कर दिया और उसकी जगह पर न्यू न्यूक्लियोटाइड को, सही करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज कर दिया। तो एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपकी जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट में भी आपको काफी हेल्प करेगी, कि अगर किसी भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के पास प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी है तो इसका मतलब होगा कि उसके पास 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की वजह से वो एंजाइम 3 प्राइम एंड पर पॉलीमराइज हुए, रिसेंटली पॉलीमराइज हुए न्यूक्लियोटाइड को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है और उसकी जगह पर सही करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, पॉलीमराइज कर पाएगा। तो आई होप कि आप ये चीज समझ चुके होंगे। पीसीआर एपरेटस के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहता हूं, क्योंकि हम सभी के दिमाग में ये चीज हमेशा बनी होती है कि आखिर ये मशीन दिखती कैसे होगी। तो जो पीसीआर मशीन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है और इस मशीन में एक्चुअली में कुछ भी खास नहीं होता है, भले ही ये बहुत महंगी आती है, पर इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ये एक थर्मल साइक्लर है। क्या है ये, थर्मल साइक्लर। एंड थर्मल साइक्लर का मतलब क्या होगा कि इस मशीन के अंदर ये कैपेसिटी है कि ये अपने आप को, अपने अंदर टेम्परेचर कितना 94 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर सकती है विद इन सेकेंड। देन ये टेम्परेचर मेंटेन कर सकती है 50 to 60 डिग्री सेल्सियस और देन ये विद इन सेकेंड टेम्परेचर मेंटेन कर सकती है 72 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर वेरिएशन इस मशीन के अंदर बहुत आसानी से मेंटेन किया जा सकता है, वो भी बहुत कम समय में। वैसे आप किसी भी लोहे की चीज को गर्म करेंगे 94 पर तो वो गर्म तो हो जाएगी, लेकिन वो ठंडी अचानक एकदम से नहीं हो पाएगी। उसको ठंडा होने में क्या लगेगा, एक लंबा समय लगेगा। लेकिन इस मशीन के अंदर कुछ ऐसा इंजीनियर्ड किया गया है, इंजीनियर्स ने कुछ ऐसा इसको डिजाइन किया है कि ये 94 डिग्री पर जाएगी, देन बहुत कम समय में ये 50 to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आ जाएगी और फिर इसका टेम्परेचर बढ़कर कितना हो जाएगा, 72। और यही साइक्लिक वे में ये टेम्परेचर को बार बार क्या करती रहती है, मेंटेन करती रहती है, इसलिए इसको क्या कहा गया, थर्मल साइक्लर। तो एक साइकिल जब इसकी चलेगी तो 94, 50 to 60, देन 72 डिग्री सेल्सियस, ये एक साइकिल है। उसके बाद फिर साइक्लिक वे में ये टेम्परेचर को इसी प्रकार से वैरी करेगी और इस तरीके से इस मशीन में टेम्परेचर जो है वो वेरिएशन चलता रहता है, जिस वजह से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। पर कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। आप एक चीज और जान लीजिए कि इस मशीन के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन कहां पर होता है। तो एक ट्यूब होती है
इसको हम पीसीआर ट्यूब कह सकते हैं। ये एक प्लास्टिक जैसी ट्यूब है, थर्मोस्टेबल प्लास्टिक है, और इस ट्यूब के अंदर ही हम लोग सभी चीज़ों को भर देते हैं। इसी के अंदर आप डीएनए का सैंपल ले लेंगे, यानी कि अपने डिजायर्ड जीन को, इसी के अंदर आप डीएनए प्राइमर्स को ऐड कर देंगे, इसी के अंदर आप Mg++ आयंस को ऐड कर देंगे, इसी के अंदर आप टैक पॉलीमरेज एंजाइम को ऐड कर देंगे। तो जितनी भी केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आपने इस ट्यूब के अंदर क्या कर दिया, डाल दिया, और फिर इस ट्यूब को हम लोग यहां पर पुट कर देते हैं, यहां पर फंसा देते हैं, और उसके बाद इस मशीन को हम ऊपर के ढक्कन को बंद कर देते हैं और हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। ये मशीन क्या करेगी, ये टेम्परेचर वेरिएशंस को मेंटेन करेगी और साइक्लिक वे में ये टेम्परेचर वेरिएशन चलता रहेगा, जिससे डीएनए जो है वो अपने एम्प्लीफिकेशन को करते रहेंगे, डीएनए का मॉलिक्यूल एम्प्लीफाइड होता रहेगा, और रिएक्शन के एंड में जब बहुत सारी साइकिल्स कंप्लीट हो चुकी होंगी तो आपको मिलियन बिलियंस डीएनए के आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। तो इस ये देखेंगे कि पीसीआर के अंदर डीएनए का मॉलिक्यूल अपना एम्प्लीफिकेशन कैसे करता है, यानी कि एक डीएनए मॉलिक्यूल से बहुत सारे डीएनए के आइडेंटिकल मॉलिक्यूल कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो आप कंसीडर कीजिए कि आपने पीसीआर ट्यूब के अंदर ये एक डीएनए का फ्रैगमेंट एज अ टेम्पलेट ले रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीसीआर के लिए भी हमें एक डीएनए के फ्रैगमेंट की जरूरत होगी। मान लीजिए ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसे आप एम्प्लीफाइड करना चाहते हैं, और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट में ये पर्टिकुलर वो रीजन है जिसे आपको एम्प्लीफाइड करना है। तो इस डीएनए के फ्रैगमेंट में ये पर्टिकुलर वो रीजन है जिसको आपको एम्प्लीफाइड करना है, जिसकी आपको मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम चाहेंगे कि पीसीआर के अंदर कुछ ऐसा हो कि ये दोनों ही डीएनए की जो स्ट्रैंड है, पेरेंटल डीएनए की जो स्ट्रैंड है, वो एक दूसरे से अनबाइंड हो जाएं। यानी कि सबसे पहला स्टेप होगा डीएनए का डीनेचुरेशन। तो पीसीआर में सबसे पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन, और मैंने आपको बताया कि यहां हम एंजाइम का यूज नहीं करेंगे, बल्कि पीसीआर में डीएनए का डीनेचुरेशन कैसा होता है, थर्मल होता है, मतलब टेम्परेचर की हेल्प से। तो पीसीआर मशीन क्या करेगी, अपने टेम्परेचर को 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मेंटेन करेगी, जिससे कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड, जो सैंपल डीएनए है उसकी दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, सेपरेटेड हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं ये दोनों स्ट्रैंड 5 to 3 प्राइम और 3 to 5 प्राइम दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड हो गई। इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो ब्रेक हो जाते हैं। इस स्टेप को आप क्या कहेंगे, डीनेचुरेशन, और उसके लिए टेम्परेचर क्या रिक्वायर्ड होगा, 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। पहला स्टेप हो गया आपका डीनेचुरेशन। अब आगे क्या होगा, अब मैंने आपको बताया था कि टैक पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए की न्यू स्ट्रैंड का डेनोवो सिंथेसिस नहीं कर सकता, यानी कि बिना प्राइमर की हेल्प से डीएनए की दोनों स्ट्रैंड जो नई बनने वाली हैं उनका सिंथेसिस नहीं हो सकता। इसलिए किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, प्राइमर की। आपने ऑलरेडी जो रिएक्शन ट्यूब है उसमें क्या ले रखे हैं, प्राइमर्स ले रखे हैं, रिवर्स प्राइमर भी और फॉरवर्ड प्राइमर भी। तो पीसीआर अब अपना टेम्परेचर मेंटेन करेगा 50 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मशीन जो थर्मल साइक्लर है उसमें टेम्परेचर 94 से अब क्या आ जाएगा, 50 to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। दिस इज द आइडियल टेम्परेचर जिस पर प्राइमर जो है वो पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ अपना क्या कर लेंगे, अटैचमेंट, और इसी स्टेप को आप कहेंगे प्राइमर एनियलिंग, जो पीसीआर प्रोसेस का दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अब याद रखिए कि प्राइमर क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, प्राइमर 5 to 3 प्राइम डीएनए के टुकड़े होते हैं, डीएनए की सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट होते हैं, ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो पेरेंटल डीएनए के साथ क्या करते हैं, अपने आप को अटैच कर लेते हैं और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं न्यू स्ट्रैंड के सिंथेसिस को स्टार्ट करने के लिए। तो ये प्राइमर है 5 to 3 प्राइम। इसके 3OH एंड पर ही आपको याद रखना है नए न्यूक्लियोटाइड जो है वो पॉलीमराइज होना स्टार्ट करेंगे। हमेशा याद रखिए डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है, न्यू स्ट्रैंड का जब सिंथेसिस होता है, तो हमेशा जो नए न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो किस एंड पर पॉलीमराइज होते हैं, 3 प्राइम एंड पर। दुनिया में कहीं भी डीएनए का एप्लीकेशन क्यों ना चल रहा हो, आपकी बॉडी के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर या पीसीआर मशीन के अंदर, हमेशा डीएनए एप्लीकेशन में डीएनए की न्यू स्ट्रैंड के सिंथेसिस का डायरेक्शन होता है 5 to 3 प्राइम, मतलब कि 3 प्राइम एंड पर ही नए न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होते हैं। तो अब आपके पास 2 प्राइमर है, एक रिवर्स है और एक फॉरवर्ड है, और हम सभी जानते हैं कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, और डीएनए एप्लीकेशन एक बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। तो प्राइमर का अटैचमेंट कैसे होगा, देखिए, एक प्राइमर यहां पर अटैच हो जाएगा, क्योंकि प्राइमर का अटैचमेंट हमेशा पेरेंटल स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड की ओर ही होता है। जहां पर पेरेंटल स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड होगा वहां पर प्राइमर क्या होगा, अपने आप को अटैच करेगा।
तो ये प्राइमर यहां पर अटैच हो जाएगा और दूसरा प्राइमर इस 3 प्राइम एंड के डायरेक्शन में यहां पर अटैच हो जाएगा। अब हम सभी जानते हैं कि न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस का डायरेक्शन क्या होगा, तो न्यू स्ट्रैंड जो है वो आपकी सिंथेसाइज होगी इस डायरेक्शन में यहां पर, और इस वाली पेरेंटल स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो इस बेसिस पर मैं प्राइमर के नाम लिख सकता हूं, क्योंकि इस प्राइमर से न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस का डायरेक्शन ये है, यानी कि बैकवर्ड, पीछे की ओर। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको मैं रिवर्स प्राइमर कह सकता हूं। और दूसरा जो प्राइमर है वो न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा इस डायरेक्शन में, यानी आगे की ओर, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, फॉरवर्ड प्राइमर कह सकता हूं। तो अब आपको रटने की जरूरत नहीं है। पीसीआर में रिवर्स प्राइमर वो प्राइमर होता है जो 5 to 3 प्राइम पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ अटैच होता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है, जबकि पीसीआर में वो प्राइमर फॉरवर्ड प्राइमर है जो पेरेंटल 3 to 5 प्राइम स्ट्रैंड से अटैच होता है और आगे की ओर न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। और डीएनए का एप्लीकेशन चाहे हमारी बॉडी में हो या पीसीआर में हो, ये बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। एक स्ट्रैंड का सिंथेसिस अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो दूसरी स्ट्रैंड का सिंथेसिस इस डायरेक्शन में होगा। ये चीज आपको ऑलरेडी पता होगी। तो प्राइमर एनियलिंग दूसरा स्टेप हो जाता है। अब आगे क्या होगा, अब होगा एक्सटेंशन, यानी कि प्राइमर के अटैच होने के बाद जहां पर भी प्राइमर का 3 प्राइम एंड होगा वहां पर टैक पॉलीमरेज एंजाइम न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज करना स्टार्ट कर देगा और टैक पॉलीमरेज एंजाइम अपनी आइडियल एक्टिविटी शो कर सके, इसलिए पीसीआर अपना टेम्परेचर क्या रेगुलेट करेगा, 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि टैक पॉलीमरेज की एक्टिविटी के लिए आइडियल टेम्परेचर क्या है, तो आपका आंसर होगा 72, क्योंकि इस टेम्परेचर पर टैक पॉलीमरेज एंजाइम एक्टिवेटेड हो जाते हैं और वो प्राइमर के 3 प्राइम एंड पर नए न्यूक्लियोटाइड को क्या करने लगते हैं, पॉलीमराइज। इस तरीके से न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस यहां पर स्टार्ट हो जाएगा और न्यू स्ट्रैंड जो है वो लेंथ में बढ़ने लगेगी, यानी कि प्राइमर का एक्सटेंशन हो जाएगा। प्राइमर ऑलरेडी डीएनए का बना हुआ था, तो प्राइमर का एक्सटेंशन होना ही क्या माना जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। और उसके लिए टेम्परेचर क्या होगा, 72 डिग्री सेल्सियस। और इसमें एंजाइम जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो कौन सा है, टैक पॉलीमरेज। तो जब दोनों ही स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो चुका होगा, तो डीएनए के एक मॉलिक्यूल से हमने कितने मॉलिक्यूल तैयार कर लिए, यहां पर 2 मॉलिक्यूल। अब यही साइकिल जो है वो फिर से रिपीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली यही साइकिल जो है वो पीसीआर में फिर से रिपीट हो जाएगी और फिर से 2 डीएनए के मॉलिक्यूल जो तैयार हो चुके हैं उनमें डीनेचुरेशन होगा, फिर प्राइमर एनियलिंग होगी और फिर एक्सटेंशन होगा। तो 2 से क्या बन जाएंगे, 4 डीएनए के मॉलिक्यूल। और जब आप ये प्रोसेस 30 साइकिल्स तक कंप्लीट कर लेंगे, जब पीसीआर के अंदर ये प्रोसेस 30 बार साइकिलिंग कर लेगी, 30 साइकिल पीसीआर की कंप्लीट हो जाएंगी, तो आप देखेंगे कि अप्रॉक्सीमेट 1 बिलियन डीएनए की आइडेंटिकल कॉपी प्रोड्यूस हो चुकी होंगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन दिस इज द एक्सपोनेंशियल प्रोसेस। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे 30 साइकिल्स कंप्लीट होने पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 1 बिलियन डीएनए के आइडेंटिकल मॉलिक्यूल पीसीआर के अंदर तैयार हो जाएंगे। तो पीसीआर रिएक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला डीनेचुरेशन, जो थर्मल डीनेचुरेशन है, टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद रखना है। दूसरा स्टेप होता है प्राइमर एनियलिंग, जिसके लिए टेम्परेचर होता है 50 से 60, और तीसरा स्टेप होता है एक्सटेंशन, जिसके लिए टेम्परेचर होता है 72 डिग्री सेल्सियस। चलिए एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर की बात करते हैं। तो पीसीआर का यूज हम डीएनए के किसी मॉलिक्यूल को एम्पलीफाइड करने में तो करते ही हैं, पर उसके अलावा भी हम पीसीआर पर बेस्ड कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे कुछ और भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो कुछ एप्लीकेशन है पीसीआर की। पीसीआर की हेल्प से आप पैथोजन का डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। और ये याद रखना तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली जो कोरोना पैंडेमिक आप देख रहे हैं और उसमें जो कोरोना यानी कि कोविड-19 डिसीज के डायग्नोसिस के लिए हम टेस्ट रिकमेंडेड करते हैं वो होता है आरटी-पीसीआर। आपने ये नाम सुना होगा, आरटी-पीसीआर। इसमें क्या आ रहा है, पीसीआर। तो आरटी-पीसीआर मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो जनरली क्या होता है कि जब कोई पैथोलॉजिस्ट किसी डिसीज को डायग्नोस करता है तो वो या तो उस एंटीजन के थ्रू रिलीज होने वाले एंजाइम की प्रेजेंस के बेसिस पर करता है, या उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी बनते हैं उनकी प्रेजेंस के बेसिस पर करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी बॉडी में
पैथोजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है। अर्ली डायग्नोसिस की बात कर रहा हूं मैं। आपकी बॉडी में किसी वायरल का कंसंट्रेशन बहुत कम है, उस समय पर यह डायग्नोस करना कि आपकी बॉडी में डिसीज है या नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी पैथोलॉजिकल टेक्निक से पॉसिबल नहीं है। इसलिए पीसीआर यहां पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मेरे कहने का मतलब बहुत साफ है। अगर आपकी बॉडी में किसी डिसीज का आपको अर्ली डायग्नोसिस करना है, आपको उस समय पर डिसीज का पता लगाना है जब आपकी बॉडी में एंटीजन या पैथोजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो, तो आप पीसीआर की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं। कोविड की अगर मैं एग्जांपल देकर आपसे बात करूं तो कोरोना के टेस्ट के लिए हम लोग आरटीपीसीआर एक टेक्निक यूज करते हैं जो पीसीआर बेस्ड टेक्निक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी से हमारी बॉडी सेल्स को निकाल लेते हैं। और क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना का वायरस जो है उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, तो हमारी बॉडी सेल में अगर कोरोना इन्फेक्शन होगा तो कोरोना वायरस हमारी सेल्स में प्रेजेंट होगा, और कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। तो पीसीआर सबसे पहले क्या करेगा, आरटीपीसीआर आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को ये पॉलीमराइज करेगा और बहुत सारे डीएनए के आइडेंटिकल मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस कर देगा। फाइनली अगर आपकी बॉडी के सैंपल में वायरस की प्रेजेंस होगी तो वायरल डीएनए पीसीआर के थ्रू क्या होगा, एम्पलीफाइड होगा, और एम्पलीफाइड प्रोडक्ट मिलने का मतलब होगा आप कोविड पॉजिटिव हैं। अगर एम्पलीफाइड प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है तो इसका मतलब आप कोविड नेगेटिव है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अगला इसकी एप्लीकेशन मैं बताना चाहता हूं, डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन। तो हमारी बॉडी में कई जीन पॉइंट म्यूटेशंस होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा सिकल सेल एनीमिया। उसके अलावा और भी कई जीन म्यूटेशंस हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे कि फ्रेम शिफ्ट जीन म्यूटेशन हो गया, थैलासेमिया। उसके अलावा और भी म्यूटेशंस हैं जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ऐसे सभी जीन म्यूटेशंस को आप आइडेंटिफाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। तो पीसीआर बेस्ड एक टेक्निक है जिसको हम आरएपीडी कहते हैं। क्या कहते हैं, आरएपीडी, रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। ये पीसीआर बेस्ड एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप म्यूटेशन का पता लगा सकते हैं, और बहुत सिंपल है। इसमें हम लोग एक सिंगल प्राइमर का यूज करते हैं, यानी कि जो भी म्यूटेंट जीन है उसमें जहां पर भी म्यूटेशन हो रहा है वहां पर जो सीक्वेंसेस होंगे, म्यूटेंट सीक्वेंस, उनके कॉम्प्लीमेंट्री एक ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर को हम तैयार कर लेते हैं और उसको पीसीआर रिएक्शन में यूज करते हैं। और एम्पलीफाइड अगर हो रहा है आपका डीएनए तो इसका मतलब आपको म्यूटेशन है, अगर एम्पलीफाइड नहीं हो रहा है आपका डीएनए तो इसका मतलब होगा आपको म्यूटेशन नहीं है। तो एटलीस्ट आप इतना याद रखिए कि पीसीआर का यूज डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन में भी किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी आप पीसीआर का यूज करते हैं, आपने पढ़ा है। जब भी किसी क्राइम सीन से हम कल्प्रिट के डीएनए सैंपल को लेते हैं तो आप जानते हैं कि वो सैंपल्स बहुत कम हमें ऑब्टेन होता है, और उस सैंपल का कंपैरिजन या उस सैंपल को मैच करने के लिए हमें हजारों सस्पेक्टेड लोगों से उसको मैच कराना होता है। मेरे कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि जो कल्प्रिट होगा वो क्राइम सीन पर अपना डीएनए रखकर तो जाएगा नहीं कि बहुत सारा 2-3 लीटर खून रखकर चला जाएगा कि आप लोग जितना चाहो उतना फिंगरप्रिंटिंग करते रहना। क्राइम सीन पर हमें बड़ी मुश्किल से बहुत कम अमाउंट किसका मिल पाता है, कल्प्रिट का, जिसने कि क्राइम किया है, और उसके मामूली से अमाउंट से हमें डीएनए का जो सैंपल मिलता है वो बहुत कम होता है। तो आप चाहें तो कल्प्रिट के डीएनए को क्या कर सकते हैं, पीसीआर से एम्पलीफाइड कर सकते हैं, और जितना चाहें उतना आप कल्प्रिट के डीएनए को एम्पलीफाइड करके लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हैं। फिर आपको जितने भी सस्पेक्टेड पर्सन है उनसे चाहें तो आप उस डीएनए को मैच करते रहें। तो कहीं ना कहीं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग में भी हम पीसीआर को यूज करते हैं, ये भी एक एप्लीकेशन है। एंड प्रीनेटल डायग्नोसिस, प्रीनेटल या प्रीनेटल डायग्नोसिस का मतलब क्या होगा, किसी बच्चे के बर्थ के पहले ही ये पता लगाना कि उस बच्चे को कोई म्यूटेशन तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसीज तो नहीं है। इसमें भी हम पीसीआर का यूज करते हैं जिसको आप कहेंगे प्रीनेटल डायग्नोसिस। तो अल्टीमेटली ये चारों एप्लीकेशन जो हैं वो पीसीआर की आपको याद रखना है। 1 2, इसको मैं 3 लिख देता हूं और इसको मैं 4 लिख देता हूं। ये चारों एप्लीकेशन है पीसीआर की जो आपको एटलीस्ट याद रखना है। अब एक और क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ चुका है, आपको यह भी जानना होगा क्या ये पॉसिबल है कि आप पीसीआर मशीन में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को एम्पलीफाइड कर सकें। क्या ये पॉसिबल है कि आप किसी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को लें पीसीआर के अंदर, लेकिन आप किसी सिंगल स्ट्रैंड को ही एम्पलीफाइड करें। मेरे कहने का मतलब बहुत सिंपल है, क्या ये पीसीआर में ऐसा हो सकता है कि ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को आपने एज अ टेम्पलेट डीएनए लिया, पर आप चाहते हैं ये डीएनए की पेरेंटल स्ट्रैंड है 5 to 3 और ये है 3 to 5, ये आपने पीसीआर में ले रखी है,
पर आप चाहते हैं कि केवल जो 5 to 3 प्राइम स्ट्रैंड है वही एम्प्लीफाइडेड हो, ना कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एम्प्लीफाइडेड हो। यानी आप केवल 5 to 3 प्राइम डीएनए स्ट्रैंड को ही एम्प्लीफाइड करना चाहते हैं, सिंगल स्ट्रैंड को ही एम्प्लीफाइड करना चाहते हैं। तो क्या ये पीसीआर में पॉसिबल है? तो ऐसी टेक्निक को, ऐसी पीसीआर टेक्निक को जिसमें हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को ही एम्प्लीफाइड कर सकते हैं, उसको आप एसिमेट्रिक पीसीआर कहते हैं। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ चुका है। एसिमेट्रिक पीसीआर का मतलब क्या होगा? एक ऐसी टेक्निक, पीसीआर बेस्ड टेक्निक, जिसमें हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को तो एज अ सैंपल ले सकते हैं, लेकिन उससे हम एम्प्लीफाइड किसी भी मनचाही सिंगल स्ट्रैंड को कर सकते हैं। और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता होगा, आपने सोचा है? बहुत सिंपल है। इसमें हम लोग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को एज अ टेम्पलेट डीएनए ले लेते हैं, पर हम प्राइमर इसमें क्या यूज करते हैं? केवल एक। तो अगर आप इसमें प्राइमर क्या यूज करेंगे? केवल एक ही प्राइमर यूज करेंगे। वो भी कौन सा वाला है? यहां पर देखिए आप, अगर आपको 5 to 3 प्राइम स्ट्रैंड को एम्प्लीफाइड करना है तो आप जो पैरेंटल 3 to 5 प्राइम स्ट्रैंड है उसके कॉम्प्लीमेंट्री यहां पर एक फॉरवर्ड प्राइमर को ले लेंगे। अब फॉरवर्ड प्राइमर क्या करेगा? केवल 3 to 5 पैरेंटल स्ट्रैंड से अटैच होगा और एक्सटेंशन होगा, पर स्ट्रैंड जो न्यूली सिंथेसाइज होगी वो कौन सी होगी? 5 to 3। अगेन ये रिएक्शन साइक्लिक वे में रिपीट होगी और बार बार रिपीट होने पर आपको बहुत सारे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की कॉपीज यहां पर आपको ऑब्टेन हो जाएंगी। तो ऐसा पीसीआर जिसमें हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को एम्प्लीफाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक पीसीआर। क्लियर? तो ये आपका 4th नंबर स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के 5th नंबर के स्टेप पर। 5वां स्टेप क्या था? लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर। आपने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट कर लिया था स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 4 में पीसीआर की हेल्प से आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्प्लीफाइड करके बहुत सारी उसकी आइडेंटिकल कॉपीज को प्रोड्यूस कर लिया। अब आप क्या करेंगे? अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर डीएनए के साथ लाइगेट करेंगे ताकि आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का कंस्ट्रक्शन कर सकें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? वेक्टर डीएनए को ले लेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से हम वेक्टर डीएनए को क्या कर देंगे? क्लीव कर देंगे। ये देख रहे हैं आप, मैंने वेक्टर डीएनए को क्या कर दिया? क्लीव कर दिया। हम उस क्लोनिंग साइट पर वेक्टर डीएनए को क्लीव करेंगे जहां पर हमें हमारे डिजायर्ड जीन को, जो पीसीआर का प्रोडक्ट है हमारा डिजायर्ड जीन, उसको हमें लाइगेट करना है। एंड फाइनली इस वेक्टर डीएनए के साथ हम डिजायर्ड जीन को क्या कर देते हैं? लाइगेट कर देते हैं। ये हमने लाइगेशन कर दिया। और लाइगेशन के लिए हम एक एंजाइम यूज करते हैं जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। और मैंने आपको इनिशियल लेक्चर्स में बताया था कि T4 लाइगेज बहुत कॉमनली आरडीएनए टेक्निक में यूज होने वाला डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। तो जैसे ही आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वेक्टर डीएनए के साथ लाइगेट हो जाएगा तो किसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा? आरडीएनए मॉलिक्यूल का। और फाइनली आपने किसका फॉर्मेशन कर लिया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का, काइमेरिक डीएनए का। और आप अब इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को किस पर अप्लाई करेंगे? बैक्टीरियल होस्ट पर, ताकि ये मॉलिक्यूल, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बैक्टीरियल होस्ट के अंदर क्या हो सके? ट्रांसफर्ड हो सके। और ये होगा हमारा स्टेप नंबर 6, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही बच्चों। आगे हम प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अगले स्टेप को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए और अगले लेक्चर को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि अभी प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी खत्म नहीं हुआ है। थैंक यू।